इंडिया रामानुजन मैथ्स क्लब के तरफ से मैं जितने भी टीचर्स यहाँ पर हैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चूंकि समय की प्रतिबद्धता है, मेरा 4 बजे से एक दूसरा वर्कशॉप है, इसलिए मैं ज्यादा दीप प्रज्वलन या इस तरह की कोई भी सोचलेबाजी आज मैंने नहीं रखा है। तो जोशी सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया रामानुजन मैथ्स क्लब के चेयरमैन हैं। क्योंकि आज का कार्यक्रम का पूरा केंद्र मैं ही हूँ, तो पहले रामानुजन क्लब के तरफ से जितने भी मेंबर्स हैं जो हमें फेसबुक के द्वारा सुन पा रहे हैं, जो हमारे साथ जूम में लाइव हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन। और चलिए, मैं प्रेजेंटेशन तो अभी मैं बना ही रहा था, तो मैं स्टार्ट करता हूं। ये रहा जी। डॉक्टर राजेश ठाकुर है, मैं ऑल इंडिया रामानुजन मैथ्स क्लब के तरफ से ये कार्यक्रम कर रहा हूं। और चूंकि जो टॉपिक मुझे दिया गया था राजीव जी के द्वारा, पहले तो राजीव जी आपका हार्दिक अभिनंदन कि आपने मुझे मौका दिया कि असम के लोगों के साथ जुड़ पाऊं। तो मैंने जो अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स का प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का, वो 2014 से स्टार्ट किया था, और वो पहला जर्नी मेरा असम से ही था। तो आज आप लोगों के साथ मिलकर थोड़ा सा अच्छा सा अनुभव कर रहा हूँ। तो चलिए, मैंने पहला जो इमेज लगाया हुआ है, ये आपको जाना पहचाना है, भूपेन हजारिका ब्रिज। आप लोगों ने देख रखा होगा। भूपेन हजारिका ब्रिज इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, और ये असम में है। क्योंकि आप लोग असम से थे, तो मैंने कहा असम के लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए मैंने जो असम के साथ जो अलग अलग स्टेट से टीचर्स जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर के करीब है। और भूपेन हजारिका, आपने गाना सुना होगा, गंगा। हाँ, तो और ब्रह्मपुत्रा बहती है। भूपेन हजारिका की समाधि भी मैंने, जब मैं गया था 2015 में दोबारा, तो मैंने उनकी समाधि स्थल भी देखी थी गुवाहाटी में। तो यहीं से शुरू करता हूं। आज का विषय है जॉयफुल मैथमेटिक्स। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि कल बात हो रही थी असमिया डांस से। असम का जो 2 डांस के 2 अलग अलग पोजेस मैंने दिखाए हैं। एक है, दोनों बिहू के अलग अलग रूप हैं। असम में जो सबसे प्रचलित डांस है वो बिहू है। हिंदी में आप लोग कंफर्टेबल है या अंग्रेजी बोलूं, तो मुझे बता दीजिएगा। हिंदी ठीक है राजीव जी, या अंग्रेजी? As you wish, no problem for that. अच्छा, ठीक है, ठीक है। As you wish, no problem for that. मतलब ये हिंदी में ना प्रॉब्लम हो तो फिर मैं हिंदी जारी रखूंगा। हिंदी आप कंटिन्यू कीजिए। हिंदी, if anybody face the problem, they will ask in English. No problem for that. Okay, no problem. ठीक है। सो असमिया डांस से मैंने स्टार्ट किया है आज का प्रेजेंटेशन। और यहाँ पर 2 अलग अलग आपको पोजेस दिख रहे होंगे असमिया डांस के, बिहू जिसको कहते हैं। क्योंकि रात में कल राजीव ने, मैं असम की चर्चा हो रही, तो उन्होंने कहा असम की बड़ी फेमस है बिहू और राइनो, वन हॉर्न राइनो। तो फिर मैंने बिहू के बारे में काफी स्टडी किया। मैंने कहा बिहू के साथ कैसे कनेक्ट कर लूं आज के मैथमेटिकल वर्कशॉप को। तो मैंने 2 अलग अलग पोजेस दिखाए हैं यहाँ पर। पहला जो है वो बिहू का वो वाला पोज है जिसमें डांसर स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, और जो दूसरा है वो मल्टी सर्कुलर, जिसके अंदर मेल पार्टनर अंदर जाते हैं। और वो सब, चूंकि आप लोग असम से ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा समझ पाएंगे कि मल्टी सर्कुलर जो सेक्शन है बिहू का, जिसमें मेल पार्टनर कैसे अंदर जाके अलग अलग अपना परफॉर्मेंस देता है। तो ये आज पूरा का पूरा थीम जो है असम के ऊपर पे मैंने बेस कर दिया है कि ये यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग पिक्चर्स
आपको दिखाया है। एक है स्ट्रेट लाइन को आप रिप्रेजेंट कर रही है बिहू डांसर्स, और दूसरे में मल्टी सर्कुलर लेयर्स। इन दोनों को के पीछे का मतलब क्या था वो अभी आप धीरे धीरे हम लोग इसको समझेंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग पिक्चर्स आपके लिए रखे हैं। पहला है, 2 किताब है, आप देख रहे होंगे। एक किताब का नाम है माई ब्रेन इज ओपन ब्रैकेट, और दूसरी किताब का नाम है द बॉय हु लव्ड मैथ, और थर्ड में मैंने एक चित्र बना रखा है। ये चित्र है पॉल इरिडोस का। आज का ये चित्र बनाने के पीछे और ये डालने के पीछे का मकसद ये है कि पॉल इरिडोस का आज डेथ एनिवर्सरी है। टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ पॉल इरिडोस। पॉल इरिडोस को बेसिकली हम कहते हैं रिफ्यूज मैथमेटिशियन। रिफ्यूज मैथमेटिशियन कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरी लाइफ में, इनके पास हमेशा दो ब्रीफकेस रहते थे। हेलो। हाँ हेलो। जी जी, हाँ जी बताइए। हाँ, कुछ नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग इमेजेस दिखाए हैं। पहला इमेज जो है जिसमें पॉल इरिडोस की बुक है, उस बुक का नाम है माई ब्रेन इज ओपन ब्रैकेट, और दूसरा जो बुक है द बॉय हु लव्ड मैथ, और थर्ड में आप पॉल इरिडोस को देख पा रहे होंगे। आज पॉल इरिडोस का डेथ एनिवर्सरी। तो ये, और पहले आपको मैंने बिहू डांस के अलग अलग स्टेप्स दिखाए, और ये पॉल इरिडोस दिखा रहा हूँ। अब मैं इसके साथ दोनों को कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉल इरिडोस को बेसिकली रिफ्यूज मैथमेटिशियन कहते हैं। वो किसी भी जगह पे 1 हफ्ते से ज्यादा रुके नहीं, पूरी जिंदगी चलते ही रहे, और उनका एक ही थ्योरी था, मोर रूफ मोर मैथमेटिक्स। जितने ज्यादा छतों के अंदर वो रहेंगे उतनी ज्यादा मैथमेटिक्स निखर के आएगी। तो वो कभी भी पूरी अपनी जिंदगी में एक जगह पे वो टिक कर नहीं रहे, और कंट्रीब्यूशन तो आप लोग देखेंगे कि पॉल इरिडोस का क्या है, ये आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा अभी, और हम लोग इसके ऊपर पे आ रहे हैं। तीसरा जो कोलैबोरेशन में, अब थोड़ा सा रामानुजन क्लब के बारे में बता दूं, क्योंकि हम लोग रामानुजन क्लब के तरफ से चूंकि मैं को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो रामानुजन क्लब गुजरात में डॉक्टर चंद्रमौली जोशी ने 1993 में स्टार्ट किया, 6 लोगों के साथ मिलके, 6 बच्चों के साथ मिलके, और आज हमारे करीब 20 से ज्यादा स्टेट्स में क्लब रन कर रहा है। इससे करीब 5000 से ज्यादा टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस 26 साल 26 ईयर की जर्नी में हम लोगों ने 14 से ज्यादा नेशनल लेवल के कन्वेंशंस किए, 14 स्टेट लेवल के कन्वेंशंस किए, और हर साल हम लोग स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। और नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया से 6 लोगों को सम्मानित करते हैं, नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड, आर्यभट्ट और रामानुजन अवार्ड। इसमें हम लोगों ने बिपनेट के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, अलग अलग मैथमेटिकल सोसाइटी, रामानुजन म्यूजियम जो है चेन्नई में, उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, और हम लोग ये सारा काम फ्री करते। हम लोगों ने पिछले 25 सालों में 14 से ज्यादा नेशनल लेवल के कन्वेंशंस किए। इस कन्वेंशंस में हर साल 2000 से ज्यादा लोग आए। उन लोगों के रहने खाने पीने की जितनी भी व्यवस्था हुई, उसके लिए किसी को कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ा। तो ये हमारा कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, और जिसको मैं फिर से वापस आऊंगा बिहू के इस कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर पे, जिसमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर के बीच का जो कोलैबोरेशन होता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो या फिर सर्कुलर के मल्टी लेयर डिस्क के साथ। अब मैं इस कोलैबोरेशन की बात कर रहा हूं और पॉल इरिडोस की बात कर रहा हूं। तो पॉल इरिडोस, यदि एक मैथमेटिशियन होते थे जिनका नाम था ऑयलर। ऑयलर ने अकेले अपनी जिंदगी में लगभग 900 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किया
despite the fact that he got blind at the age of 26. Euler got blind, complete blind. At the age of 18, उनका एक आंख खराब हो गया because he was looking for the solar eclipses. At the age of 26, he got completely blind. Despite the fact he wrote 900 research papers, this is the world record till date. किसी एक आदमी ने इतने ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे. अब मैं आता हूं पॉल इर्डोस पे. पॉल इर्डोस wrote 1525 research paper. 1525 research paper, but he did not write even a single paper on his single name. So all the research paper published in all the leading language, जितनी भी उन्होंने research paper लिखा, उन सारे research paper को 511 contributor के साथ मिलके लिखा. तो मैं जिस कोलैबोरेशन की बात कर रहा हूं कि पॉल इर्डोस नंबर थ्योरिस्ट थे. वो चाहते तो जैसे ऑयलर ने सिंगल हैंडेडली 900 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखा, पॉल इर्डोस ने कोई भी रिसर्च पेपर अकेला नहीं लिखा. इन्होंने 511 आदमी के साथ मिलके 1525 रिसर्च पेपर पब्लिश किया. That is the strength of the collaboration. अब मैं ये इस बात को क्यों कह रहा हूं? Because हमारे यहाँ जो एकेडमिक हायरार्की है उसमें कोलैबोरेशन वर्ड कंप्लीटली मिसिंग. और जब मैं बात करता हूं कि हमारे यहाँ का मैथमेटिक्स, हम लोग गाना गाते हैं जब जीरो दिया मेरे भारत ने, और हम लोग आज भी जिस स्थिति पे पहुंचना चाहिए उस स्थिति से आगे नहीं पहुंच पाए हैं. वी हैवंट क्रॉस द बाउंड्री that has been created by ourselves. हमने एक बाउंड्री बना रखा है हायरार्की का कि if you are a college professor, so you will demean the school teachers. If you are teaching in the secondary level or senior secondary level, you will have a different attitude towards the teacher teaching in the primary level or the mid level. So the bifurcation और जो हायरार्की का लेवल है, इस वजह से इंडियन का जो मैथमेटिकल एरेना है, मैं हम उसको कहेंगे कि वो ज्यादा फ्लोरिश नहीं हुआ. चलिए, अब यहाँ पर मैंने दो स्ट्रक्चर रखा है और फिर मैं यहीं से कोलैबोरेशन की बात और बाद में चूंकि मुझे जो टॉपिक दिया गया है उस पे आता हूं. एक मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल का पिक्चर डाला है. हॉस्पिटल्स आर बेसिकली रन बाय द प्रोफेशनल, बाय द डॉक्टर्स. दे आर द क्वालिफाइड पीपल. जैसे हम लोगों ने क्वालिफिकेशन ले रखी है, हमने बीएड किया, एमए किया, पीएचडी किया, हम लोगों ने बहुत सारी क्वालिफिकेशन ले रखी है. देन वी आर इन द टीचिंग प्रोफेशन. ओके, ना बगल में मैंने एक नाम से जिसको ऑब्जेक्शन हो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं, बंगाली क्लिनिक. क्योंकि ये फेमस है बंगाली क्लिनिक. ये मैंने क्यों लिया? Why I have taken two different images. One is the bigger one, the second is the smaller one, the small clinic that is being run in the mohallas. छोटे छोटे गांव में ऐसा होता है. The higher professional, the professionals having the medical degrees are recruited in big hospitals. और बंगाली डॉक्टर्स, जो बंगाली क्लिनिक है उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर नहीं होता. दे आर नॉट हैविंग द क्वालिफाइड पीपल. दोनों का डिफरेंस देखिए और हम लोग इंडियन सिस्टम के बारे में बात करेंगे. पहले में डॉक्टर प्रोफेशनल है, ही इज ए क्वालिफाइड वन. लेकिन जब आपको चोट लग जाती है, छोटी मोटी चोट लग गई, आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास जाइए. यदि आपको बुखार है तो आपका थर्मामीटर से बुखार को मेजर कौन करेगा? कंपाउंडर. बीपी चेक कौन करेगा? नर्स. आपका ब्लड शुगर चेक कौन करेगा? नर्स. तो हमने प्रोफेशनलिज्म को भी अलग अलग स्टेजेस में बांट रखा है.
वो अटेंडेंट जो डॉक्टर के लिए थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर नोट कर रहा है, जो आपका बीपी मेजर कर रहा है, जो आपका ग्लूकोज लेवल मेजर कर रहा है, वो बाद में अपना दुकान खोल के, क्योंकि जब डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो उस मेडिसिन को भी समझाने का, कैसे खाना है, ये सारा काम डॉक्टर नहीं कर रहा, वो कर रहा है एक कंपाउंडर। अब मैं जो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, हमारे यहाँ भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो क्वालिफाइड पार्टनर्स हैं, जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, दे आर हैविंग द साउंड नॉलेज। यूएस की मैं बात बता रहा हूँ। यूएस में होता क्या है, द कॉलेज प्रोफेसर्स, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स जो होते हैं, दे आर गिवन द चांस टू इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टू नूरिश देम। हमारे यहाँ चीजें उल्टी है। यदि आप एक कॉलेज के प्रोफेसर को कहें कि छोटे क्लास 6 के बच्चे को एचसीएफ एलसीएम समझा दो, उसको लगेगा ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। एक इंटर कॉलेज का टीचर है, उसको आप प्राइमरी लेवल के क्लास में आप भेज दीजिए तो उसको लगेगा ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज मोर क्वालिफाइड, ही इज हैविंग द मोर नॉलेज, he can handle the situation more effectively than his or her counterpart. लेकिन हमारे यहाँ हमने सेगमेंटेशन बना रखा है। जिनको ज्यादा आता है वो, उन्होंने अपने आप को एक बाउंड्री तक सीमित कर रखा है। जो प्रोफेसर्स हैं वो इंटर कॉलेज वालों के साथ हट जा वाली स्थिति में है। टीजीटी के साथ का एक डिस्टेंस है, टीजीटी पीआरटीज के साथ। तो ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक मैथमेटिक्स का जो हम भलाई की बात कर रहे हैं या जिस तरह के प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं उसकी एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप असर का रिपोर्ट देख लीजिए, या फिर सीबीएसई कहती है, बिकॉज आई वर्क फॉर द सीबीएसई एंड द एनसीईआरटी बोथ। The latest report of the CBSE says that only 21% of the students passing out class 10th enters class 11th and opt mathematics. Now, the big role that we need to play is that we have to work in collaboration. अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। यहां पर मैंने दो इमेजेस रखे। मेरे ख्याल से आप सब लोग इनको जानते होंगे। लेफ्ट में एक मैथमेटिशियन है, आप में से कई लोग उनका नाम बता पाएंगे। एक दो आवाज मैं सुनना चाहूंगा जिनको, जो इस मैथमेटिशियन को पहचान पा रहे हो, और जो नहीं पहचान पा रहे हो, ऊपर पे मैंने एक कोट लिखा हुआ है, देयर इज नो रॉयल रोड टू ज्योमेट्री। अब इस कोट के साथ इस मैथमेटिशियन को जोड़ने की कोशिश कीजिए। कोलैबोरेशन की मैं पूरी बात करूंगा लास्ट तक। तो मेरे ख्याल से आप में से कोई इस मैथमेटिशियन को जानता हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जितने भी पैनल में हमारे, जिनको मैंने को होस्ट बना रखा है, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कोई हैंड रेज करता हो मैं आंसर देने के लिए तो उनको थोड़ा सा अनम्यूट कर दे। जी, दो लोगों ने हाथ उठाया है। सनी जी आप देख लीजिएगा। राजीव जी जरा सा नाम सुनना चाहेंगे। तब समिता कौन करना चाहते हैं? जी यूक्लिड। जी यूक्लिड। हाँ ठीक, थैंक यू आप लोगों का। तो ये यूक्लिड थे, क्योंकि मेरे ख्याल से जिनको नहीं भी आ रहा होगा ऊपर के कोटेशन से हम लोग इसको जोड़ पाएंगे। और बगल में जो सिक्का है, कॉइन है, उसके ऊपर पे जिसका चित्र है उनका नाम है पटोलमी। अब मैं यहां से एक स्टोरी के साथ अपनी आज की बात आगे करता हूं। तो टोलोमी एक राजा थे और
यूक्लिड के अच्छे दोस्त। टोलोमी वॉज ए किंग एंड ए गुड फ्रेंड ऑफ यूक्लिड। और यूक्लिड ने उस समय तक जब एक अच्छी बुक लिखी थी, आप सबको पता है, यूक्लिड हैज रिटन ए बुक एलिमेंट हैविंग 13 वॉल्यूम, जिसमें उन्होंने पूरी ज्योमेट्री, बिकॉज ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योमेट्री, so Euclid has written one book. The name of the book is Element. It has 13 volumes. तो यूक्लिड जब काफी फेमस हो गए तो टोलोमी ने कहा कि यार, अब राजा थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे मैथमेटिक्स सीखना है, तो ऐसा करो कि तुम मेरे पास आ जाओ और थोड़ा सा मुझे मैथमेटिक्स सिखाओ। और यूक्लिड जाने लगे राजा को पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स। एक आध महीने पढ़ने के बाद टोलोमी ने कहा कि यार, तुम बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, लेकिन तुमने एक महीने में मुझे मैथमेटिक्स नहीं सिखाया। एक महीने में मुझे तुमने जो भी मैथमेटिक्स समझाया वो मेरे समझ में नहीं आया। तो तुम मैथमेटिशियन किस बात के हो जब तुम मुझे समझा ही नहीं पा रहे हो मैथमेटिक्स। तो जो आंसर था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। यूक्लिड ने कहा कि कोई भी चीज यदि आपको सीखना हो तो उसके पीछे आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी। जिस दिन आपने अपने दिल को समझा तो लिया कि मुझे मैथमेटिक्स सीखना है, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन आप अपने दिमाग से मैथमेटिक्स सीखने के लिए तैयार नहीं हुए हो, क्योंकि आपको बीच बीच में चिंता होती है कि मुझे मेरा राजकाज कैसा चलेगा, मेरा कंट्री कैसे मूव करेगा, अकाउंट में कितने पैसे आए। तो आपको मैथमेटिक्स से ज्यादा बाकी चीजों की चिंता होती है। तो हमारे यहाँ मैथमेटिक्स के फ्लोरिश नहीं करने का जो एक कारण ये भी है कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स को एक ओपन सोर्स में नहीं रखा है। और मैं जब बुक की बात कर रहा था पॉल एल्डर्स की बुक का ही नाम है माई ब्रेन इज एन ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा, ये वाला ओपन ब्रैकेट का। और आपको इसकी स्टोरी पता ही है, फिर उन्होंने कहा यार, मुझे ज्योमेट्री पढ़ने से फायदा बता दो, कि एक फायदा बता दो जो मैथमेटिक्स पढ़ने से हो जाए। तो यूक्लिड ने अपने नौकर को बुलाया, कहा इसको 2 रुपये दे दो, क्योंकि ये मैथमेटिक्स इसलिए नहीं पढ़ रहा है क्योंकि मैथमेटिक्स में इसको कुछ ज्ञान मिले, इसको मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसको फायदा दिखना चाहिए, तो इसको 2 रुपये लो और निकल लो। और उन्होंने कहा कि सर, देयर इज नो रॉयल रोड टू ज्योमेट्री। आप मैथमेटिक्स, यदि ज्योमेट्री सीखना हो, मैथमेटिक्स सीखना हो, यदि आपके दिमाग में पहले से ही दिमाग है कि मैं मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें से कुछ बेनिफिट चाहिए, तब तक आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते। तो जिस मैं स्टोरी से आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था, कंसंट्रेशन का, हमारे अंदर कंसंट्रेशन की बड़ी कमी है। हम लोगों का सारा कुछ, पढ़ाई का मकसद बस यही तक है। यदि हमने एजुकेशन में, मान लीजिए हमने पढ़ के यदि नौकरी ले ली, उसके बाद हमने अपने आप को अपडेट करना छोड़ दिया, तो अपडेशन जैसे ही आपका बंद हो जाएगा, मैथमेटिक्स वहीं आपका स्टॉप हो जाएगा। मैं अब इसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 चित्र बनाया हुआ है, 3 आपको ड्राइंग दिया हुआ है। मेरे ख्याल से सभी को अनम्यूट कर दिया जाए और सभी अपने आप को एक बार में सभी प्लीज एक बार जितने भी हमारे सर सबको कर दिए है। सब खुद को अनम्यूट कर सकते हैं सर, जब भी वो कुछ कहना चाहें। हेलो सर। राजेश सर सबको अनम्यूट कर दिए सर। हेलो। हाँ जी मैम, बोले आप। हाँ सर, स्क्रीन शेयरिंग के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ कि वो फुल स्क्रीन शेयर करें तो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे हम लोग। मेरे तरफ से फुल स्क्रीन शेयर है मैम। It is visible, sir. It is visible. ओके तो यहाँ पर देर आर 3 images. First one is
पहले का नाम बता दीजिए। ही इज फ्रॉम असम और बड़े रिनाउंड मैथमेटिशियन है। इन 2016 में आपको हिंट दे देता हूं। इन 2016 he has defined rational number हम लोग बेसिकली व्हाट वी नो अबाउट रैशनल नंबर में हम लोग पढ़ते हैं कि ये नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0 is a rational number। तो 2016 में ये मैथमेटिशियन है, आपके गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में भी रहे और 2016 में इन्होंने रैशनल नंबर का नया डेफिनेशन दिया जिसको अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ने मान लिया है। हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद आप रैशनल नंबर का नया डेफिनेशन पढ़ें और वो डेफिनेशन इस असमिया मैथमेटिशियन की वजह से होगा। दिलीप दत्त सर है क्या? हाँ बताइए। दिलीप दत्त, दिलीप दत्त? Yes, is Dilip Kumar Datta. दिलीप कुमार दत्ता। हाँ चलिए पहचान गए। हाँ तो मैं चाह रहा था ये ज्यादा लोगों से सुनने की। चलिए दूसरा वाला मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। हाँ काफी अभी कंट्रोवर्सी है तो दूसरे में मेरे ख्याल से 90 में से सबको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। पहले में आंसर आने में 4-5 मिनट लगते और तीसरे भी पहचान पाएंगे क्योंकि वो भी भूपेन हजारिका जी हैं। तो पहला जो है प्रदीप कुमार दत्ता जी हैं। इन्होंने रैशनल नंबर का डेफिनेशन जो दिया था वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन इन्होंने मिस्र का जो मैथमेटिक्स था, इजिप्टियन मैथमेटिक्स, इजिप्ट का, इजिप्ट के जो लोग थे उन्होंने जो, यदि आप ओल्डेस्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ें उस बुक का नाम है अहमस पेपिरस। The oldest book in mathematics is known as Ahmose Papyrus or Rind Papyrus, written in 1650 BC. So, इस book में, because the people from the Egypt was having the art of writing any number in the form where numerator is 1. They could write any number, any fraction with the numerator 1. कोई भी आप नंबर दे दीजिए उसको वो 1 न्यूमरेटर बना के वो लिख देते थे। तो दिलीप दत्ता जी 2 साल पहले मेरे ख्याल से 2018 में ही पास हुए जहां तक मुझे याद है। हाँ तो 2016 में इन्होंने डेफिनेशन दिया कि ए रैशनल नंबर इज ए यूनिट फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर। The new definition of rational number given by Dilip Kumar Datta is any number which is a unit fraction multiplied by an integer. Means a into 1 by b is a rational number where 1 by b is a unit fraction and a is a rational, a is an integer. If a is 1, then 1 into b कुछ भी हो सकता है। If a is 0, then 0 is also a rational number. 1 न्यूमरेटर है, b में आप कुछ भी दे दीजिए। जैसे ही मैंने कहा यूनिट फ्रैक्शन, then b cannot be equals to 0. So that new definition given by Dilip Kumar Datta in 2016 has been accepted by the American Mathematical Society, and most probably in a year to come the new definition will be taught in our school. और इन्होंने 3-4 किताबें लिखी। मैंने किताब का नाम लिख रखा है डॉक्टर भूपेन हजारिका के बारे में। इन्होंने 2-3 किताबें लिखी है और ये किताब, चूंकि ये सारी किताबें इन्होंने असमिया में लिखी है तो मैं यहाँ से फिर आप लोगों को कहूंगा। बेसिकली होता क्या है दैट पीपल लव राइटिंग इन इंग्लिश। ब्लॉग भी आप अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखते, तो लोकल लैंग्वेज को आप लोग जब तक प्रमोट नहीं करेंगे तब तक भी मैथमेटिक्स का जितने भी हमारे साथ टीचर जुड़े हुए हों, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग स्टार्ट कीजिए असमिया में ब्लॉग लिखना, असमिया में मैथमेटिक्स को
प्रमोट करना, क्योंकि जब तक प्रमोशंस अपने लेवल पे नहीं होगा ना, क्योंकि सब लोग अंग्रेजी में इसलिए लिखना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स टू राइट इन इंग्लिश, द रीजन बिहाइंड इज दैट मटेरियल in English is readily available on the internet. You can just cut, copy and paste. It will take time to translate into the Assamia language, और जब भी आप लिखेंगे उस समय आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका रीडर क्या है, आपको रीडर के हिसाब से लिखना पड़ेगा, बिकॉज आई बीइंग द ऑथर मैं जानता हूं कि लिखने के लिए आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है। चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। यहाँ पर दो और मैथमेटिशियन का मैंने इमेज डाला हुआ है। ये एक मैथमेटिशियन है और दूसरा, ऊपर पे मैंने गलती से नाम डाल दिया है कि आपको पहचानने में मुश्किल नहीं हो, और मैंने ये क्यों लिया है, डॉक्टर ज्योति प्रसाद मेधी। ये असमिया मैथमेटिशियन है और मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले ही ये गुजरे। अब मैंने इनका नाम और ये मैथमेटिशियन का इमेज क्यों लिया, मैंने शुरुआती में आपको कहा कोलैबोरेशन, तो मैं अभी आपको, यदि मैं यहाँ पर हमारे साथ अभी लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि 88 हमारे साथ जुड़े हुए लोग, 88 में यदि मैं नाम नहीं लिखता डॉक्टर ज्योति प्रसाद मेधी, तो मेरे ख्याल से 80 लोगों को पता नहीं होता, और जितने भी लोग, हो सकता है 10 लोगों को पता हो, 20 का मान लीजिए, 60 को नहीं पता होता। लेकिन जब जैसे ही मैं इस इमेज की बात करूंगा, 88 में से 88 लोगों को पता होगा कि ये आयरन मैन है। वही हाल पीछे वाले में, यदि मैं नहीं पूछता, अभी 88 में या 90 थे उस समय, उसमें से 1 या 2 लोगों को पता था कि ये डॉक्टर दिलीप कुमार दत्ता है। लेकिन कंगना रनौत की बात जैसे ही मैं करूंगा, ये सबको पता होगा, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट की बात है। हाँ, तीसरा है भूपेन हजारिका को, चूंकि असम के लोग नहीं पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, तो भूपेन हजारिका को लोग जानते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमने अपने हीरोज को नेग्लेक्ट कर रखा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मैंने ये इमेज ले रखा है डॉक्टर ज्योति प्रसाद मेधी, और डॉक्टर ज्योति प्रसाद मेधी ने फ्रांस गवर्नमेंट को 60s में लेटर लिखा कि आई वांट टू कोलैबोरेट विद फ्रांसिस गवर्नमेंट एंड वांट टू डू रिसर्च इन फ्रांस। और उस समय फ्रांस में क्या था कि फ्रांस में आपको जो थीसिस लिखनी होती थी, वो थीसिस आपको फ्रेंच में लिखनी होती। डॉक्टर मेधी ने फ्रेंच सीखा एंड ही रोट हिज पीएचडी थीसिस इन फ्रेंच। असमिया थे, असमिया आती होगी, बंगला आती होगी क्योंकि बंगला मिलता जुलता है, हिंदी आती होगी मान लीजिए, इंग्लिश आती होगी, बट ही डिड हिज डिप्लोमा इन फ्रेंच एंड रोट हिज कंप्लीट पीएचडी थीसिस इन फ्रेंच। यहां तक तो बड़ी अच्छी बात है, आप शाबाशी दे सकते हैं फ्रेंच में लिखने के लिए। अब मैं जो स्टेट पार्ट की मैं बात कर रहा हूं वो सुनिए। ये आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर भी रहे। इन्होंने 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम है एक दुई जुग वियोग, कि मैंने स्लाइड में बनाया नहीं इसलिए मैंने कहा एक बार बोल दूं, और दूसरी है गणितोर आदि कथा, गणितोर आदि कथा करके 2 इन्होंने असमिया में किताब लिखी। दूसरी किताब मेरे ख्याल से आप लोग ज्यादा जोड़ पाएंगे कि गणितोर आदि कथा मतलब जो हिस्ट्री के बारे में वो बात कर रहे हैं। अब बड़ी अच्छी बात है यहां तक भी, लेकिन ये जब ये मरे तो इनके घर में दोनों किताब की 200 से ज्यादा कॉपीज इच बुक के सेट का पड़ा था, क्योंकि उसको खरीदने वाला कोई नहीं था। अब ये यहाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी दुख भरी कहानी है कि इन्होंने मैथमेटिक्स में काफी काम किया। क्या काम किया आप लोग ढूंढ लीजिएगा, मैं उसके हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा। लेकिन जब ये गुजरे
तो इनके घर से 400 किताबें मिली और वो 400 किताब दो ही थी, एक दुई जुग वियोग और दूसरा था गणितोर आदि कथा। ये दोनों किताब की 200 बंडल्स इनके घर में पड़ी थी, क्योंकि वो 200 बंडल कोई खरीदने वाला नहीं था। इन्होंने उन दोनों किताबों को असमिया में लिखा, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इन असमिया। अभी वो उपलब्ध है या नहीं मुझे नहीं पता। तो जब हम लोग लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं तो ये एज ए टीचर, एज ए सिटीजन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहला तो हम लोग लोकल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स को प्रसारित करें, जिससे हमारे बच्चे उसको समझ सकें। दूसरा, जब हम लिखें तो हम लोग क्यों ना उस तरह की चीजों को प्रमोट करें। इतने बड़े मैथमेटिशियन, इन किताब को खरीदने वाला आसाम में कोई नहीं था और मरने पे 400 किताबें इनके घर में पड़ी मिली। आज मेरे ख्याल से वो किताबें उपलब्ध है कि नहीं पता। तो ये दुख वाला पार्ट था। मैं आगे चलता हूँ। ये बड़े अच्छे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक बड़ी खतरनाक किताब लिखी, गणित अति विरक्तोर विषय। असमिया में किताब लिखी, गणित बड़े विरक्त का मतलब होता है, जो लोग हिंदी में विरक्त जानते होंगे, मतलब समझ गए होंगे। बांग्ला में भी विरक्त का मतलब वही होता है, डरावना, जिसको हम लोग कहते हैं ना। गणित बहुत ही डरावना, खतरनाक विषय है। तो इन्होंने एक किताब असमिया में लिखी, गणित अति विरक्तोर विषय। यहाँ हम लोग, अच्छा, इस मैथमेटिशियन का थोड़ा सा इमेज मुझे ढंग का नहीं मिला, क्योंकि मैंने इनके बारे में पढ़ तो बहुत काफी समय से रखा था, लेकिन इनकी इमेजेस मुझे एक स्प्रिंगर की बुक थी यूएस की, तो उस बुक के पीछे में जो इमेज होती है राइटर का, वहां से मैंने इसका इमेज डाला है। तो इनका नाम है खनिंद्र चंद्र चौधरी। खनिंद्र चंद्र चौधरी, इन्होंने भी मैथमेटिक्स में काफी योगदान दिया और ये भी आपके गुवाहाटी से संबंधित थी। अब मैं आता हूं मैथमेटिक्स के पार्ट। क्योंकि आज का टॉपिक है जॉयफुल मैथमेटिक्स टीचिंग और लर्निंग, तो 2018 में सीबीएसई के तरफ से एक बुक आई। बुक का नाम है जॉयफुल टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। और उस बुक के कंट्रीब्यूटर में आप नीचे, सबसे नीचे में आप मेरा भी नाम देख पा रहे होंगे, डॉक्टर राजेश ठाकुर। ये यहाँ पर कंट्रीब्यूटर में डॉक्टर प्रमोद ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सुभाष चंद्र असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, और ये 2-3 टीचर्स हैं हम जिन्होंने इस बुक को लिखा है। उसमें से एक मैं ही भी हूँ। तो अब यहाँ से हम लोग जॉयफुल एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो यदि चूंकि आप लोग असम से हैं, तो मैंने सोचा कि असम से स्टार्ट करूं। तो असम में यदि आप, मेरे ख्याल से 13वीं सेंचुरी में एक राजा हुआ करते थे, राजा नर नारायण करके एक राजा होते थे 13वीं सेंचुरी में आपके असम में। तो उस राजा की सबसे जो खासियत थी, वो खासियत ये थी कि उनके उस समय में 13th और 14th सेंचुरी में, मतलब आप ये कहिए कि असम का जो जॉयफुल लर्निंग का इतिहास है वो 13th सेंचुरी से है, और उससे पहले से भी आप कह सकते हैं। 13th सेंचुरी और प्रायर टू 13th सेंचुरी असम में मैथमेटिक्स को जॉयफुल स्ट्रेटजी से, मतलब कविताओं से, गाने के सहारे से मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता था। तो एक, और पढ़ाने का काम जो था वो कायस्थ लोग करते थे। आपके यहाँ कथकली, मेरे ख्याल से एक लिपि होती है और उस तरह से पढ़ाई होती है। मैंने तो एक बकुल कायस्थ थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि आप लोग असम से हैं। तो बकुल कायस्थ नाम के एक मैथमेटिशियन होते थे, और मैं राजा नर नारायण की बात कर रहा था। तो राजा नर नारायण को काम मिला, राजा नर नारायण को मैथमेटिक्स से बड़ा शौक था। जैसे अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई टोलोमी की। टोलोमी जो थे
यूक्लिड के जमाने में राजा थे, और राजा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है मैथमेटिक्स को प्रमोट करने में। जैसे जर्मनी में एक राजा थे, ब्रूंसबर्ग के जो राजा थे, जर्मनी में एक शहर है ब्रूंसबर्ग, ब्रूंसबर्ग के जो राजा थे, उन्होंने मैथमेटिक्स में, जब कार्ल फ्रेडरिक गॉस को पैसा नहीं था पढ़ने लिखने का, गॉस आप जानते हैं जिन्होंने लिखा था कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो उनको जब पैसा नहीं था, आर्थिक तंगी हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, तो सारा खर्चा जर्मनी के जो ब्रूंसबर्ग शहर के जो राजा थे उन्होंने दिया। तो राजा का बड़ा रोल रहा है मैथमेटिक्स को प्रमोट करने में। तो मैं बात कर रहा था राजा 13वीं सेंचुरी में जो असम में राजा थे, राजा नरनारायण। तो राजा नरनारायण के राज्य में एक मैथमेटिशियन होते थे बकुल कायस्थ, वो उनके नवरत्नों में से एक थे। तो उन्होंने नरनारायण ने बकुल कायस्थ को कह के लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि, ये दो किताब को असम में असमिया भाषा में ट्रांसलेट करवाया। और लीलावती आप यदि किताब पढ़ लें तो आपको लगेगा कि यार पूरी किताब ही प्रोज में है। तो आज मैथमेटिक्स के पिछड़ने का जो दूसरा कारण ये है कि हम लोगों ने सब कुछ एक इस तरह का तंत्र बना रखा है कि हमें मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा ही नहीं आता, क्योंकि वो डेली लाइफ के सिचुएशन के साथ कोरिलेट नहीं होती। तो जब तक आप मैथमेटिक्स को डेली लाइफ के सिचुएशन के साथ कोरिलेट नहीं करेंगे, तब तक मैथमेटिक्स का भला नहीं होगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, यदि आप लीलावती की किताब पढ़ लें, लीलावती की किताब में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मेंसुरेशन से रिलेटेड हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हो, एचसीएफ से हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स अपने आप में संस्कृत के प्रोज फॉर्म में। गाने आपको ज्यादा याद रहते हैं, यदि आपको किसी फिल्म का गाना सुना दिया जाए तो आपको ज्यादा याद रहेगा, बशर्ते कुछ डायलॉग्स आपको याद हो सकते हैं जो आपका पसंदीदा है, लेकिन गाने जो आपके भूपेन हजारिका जी की मैं बात कर रहा था, भूपेन हजारिका का गंगा जो गाना था, वो सभी को याद होगा, क्योंकि वो हम लोगों के दिल में बस गया है। तो जब तक चीजें हमारे पास प्रोज के फॉर्म में रहेंगी, तब तक मैथमेटिक्स बढ़ेगी नहीं। तो हमें पोएट्री के फॉर्म में लाना पड़ेगा। मैं एक आपको यहीं पर स्लाइड को रोक के आपको एक दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ। एक स्क्रीन दिख रही है आपको, और मैं एक गाना सुना रहा हूं, थोड़ा सा सुनिएगा।
सर साउंड नहीं आ रहा है सर। सर साउंड नहीं आ रहा है। चलिए सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं जब बात कर रहा था ये मैथमेटिक्स के जॉयफुल लर्निंग की बात, अब मैं वापस चलता हूं फिर जी। अब ये देखिए, मैं बात कर रहा था आपसे लीलावती की। तो लीलावती की किताब को एक राजस्थान के मैथमेटिशियन है, वो पूरी बुक को प्रोज फॉर्म में से पोएट्री फॉर्म में, चूंकि वो संस्कृत में है, उसको हिंदी में लिख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि काम किलोल झंझा झोरी में हार तार रमनी का टूटा, बिखरे मुक्ता जहां तहां पर तीन भाग धरनी पर छूटा। ये वाइफ हस्बैंड के बीच का एक प्रेम प्रसंग के ऊपर पे ये पोएम है। और ये पूरा का पूरा ये लीलावती से लिखा हुआ है कि एक नेकलेस है, उसका कुछ मोती टूट के बिस्तर पे है, कुछ जमीन के नीचे गिरा हुआ है, कुछ पलंग के नीचे, कुछ तकिया के अंदर, कुछ उसके बालों में फंसा हुआ है। तो पुराने समय में जितनी भी हिस्टोरिकल मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते थे वो सारा का सारा प्रोज नहीं पोएट्री फॉर्म में होता था। आज के डेट में चाहे आप आर्यभट्टियम देख लें, मैंने 2 किताब का नाम लिया जिसको बकुल कायस्थ ने ट्रांसलेट करवाया असमिया में। एक किताब था लीलावती और दूसरी किताब थी सिद्धांत शिरोमणि। यदि एक आपके असम के मैथमेटिशियन थे दिलीप कुमार शर्मा, जिनको 2018 में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस टीचर अवार्ड भी मिला है। उन्होंने कई सारी मैथमेटिक्स की बुक लिखी है असमिया में। एक तो गणित दृष्टा रामानुजन के ऊपर पे उन्होंने बुक लिखी, गणित दृष्टा रामानुजन। दूसरा था यूक्लिड और ज्यामिति, और प्राचीन भारत का जो मैथमेटिक्स था उसके बारे में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात उन्होंने की। अब मैं मैथमेटिकल के इंटरटेनमेंट पार्ट पे आता हूं जिसके लिए मुझे कहा गया है। यहाँ पर मैंने कुछ ब्रिक्स रखा हुआ है ईंटे को, और एक ईंट है, एक ब्रिक है, और उसके बाद यदि मुझे इसको सहारा देने के लिए मैंने नीचे पे 3 रखा हुआ है। ये चूंकि थोड़ा सा इमेज चूंकि मैं जो बना रहा था ये मान लीजिए ये थोड़ा सा बड़ा, तो नीचे 3 है, उसके ऊपर पे 1 रखेंगे। यदि हमने 5 रखा नीचे, उसके ऊपर पे 3, उसके ऊपर पे 1, इस तरह से यदि मैंने ईंट को एक लेयर के ऊपर पे दूसरा लेयर रखा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले वाले में 1 ब्रिक है, दूसरे वाले में 1 + 3 4 ब्रिक्स है, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तीसरे वाले में 1 3 4 5 9 3 का स्क्वायर है। तो घर के सीढ़ियों से या फिर सीढ़ियों ईंट के सहारे, आप क्योंकि हमारे स्कूलों में आप कह नहीं सकते कि बहुत तरह की टीचिंग ऐड होती है, तो जब टीचिंग ऐड नहीं हो तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैथमेटिक्स को मैं ब्रिक्स के सहारे आपको दिखाने की कोशिश करूं। और यहाँ पर आप देखिए कि एक नंबर का पैटर्न बन रहा है 1। मैं अलग अलग तरीके से ईंट रख के पूरा का पूरा सेशन में ईंट के ऊपर पे ही ले रहा हूँ। दूसरे में 1, उसके नीचे मैंने 3 ईंट रखा है, और इस तरह से मैं एक पिरामिड का शेप देने की कोशिश में कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये नीचे जो मैथमेटिकल इक्वेशंस बन रहा है, मैथमेटिकल नंबर सीरीज बन रहा है, पहले में 1 1 + 3 2 ऑड नंबर का सम इक्वल्स टू ए स्क्वायर नंबर।
तो यदि तीन ऑड नंबर का सम 1 + 3 + 5, क्योंकि 3 सीढ़ियां हैं तो 3 का स्क्वायर, 4 सीढ़ी इस तरह से हमने बना दिया तो हमारे पास 4 का स्क्वायर, 5 इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएंगे तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इस सीढ़ी के पैटर्न को मैंने दूसरे तरीके से सजाया है। पहले मैंने एक रखा, उसके बाद इस तरह की सीढ़ियां हम लोग अपने घरों में बनाते हैं। फिर 2 नीचे पे हमने सीढ़ी रखा, उसके ऊपर पे एक, फिर नीचे में 3 सीढ़ी, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर पे एक, इस तरह से हम सीढ़ियों पे चढ़ते जा रहे हैं और ये सीढ़ी बनती गई। इस तरह के सीढ़ी के फॉर्मुलेशन में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये सारे जो नंबर्स हैं, चाहे वो 1 है, इसमें 3 ईंटें की सीढ़ियां लगी हैं, अगले वाले में 1 + 2 + 3 6, फिर उसके बाद 10, ये सारे जो सीढ़ियों का हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये एक ट्रायंगुलर नंबर है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ट्रायंगुलर नंबर के बारे में पाइथागोरस ने तो काम किया ही, और यूक्लिड ने भी ट्रायंगुलर नंबर के बारे में और ट्रायंगुलर नंबर का परफेक्ट नंबर के साथ क्या रिलेशन है इसके बारे में काम किया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 ट्रायंगुलर नंबर को यदि मैं प्लस करूं, पहला ट्रायंगुलर नंबर है 1, दूसरा ट्रायंगुलर नंबर है 3, 1 + 3, मतलब इस ईंट को उठा के यहाँ रख दूं तो एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब इस वाले में देखिए, इस वाले में हमारे पास इस लाइन को स्क्वायर बनाने में, इस वाले पहले रोज में जो टॉप का रो है उसमें 2 ब्रिक्स कम है, दूसरे वाले में 1 ब्रिक कम है। इसका मतलब यदि मैं पिछला वाला 1 और 2 3 ऐड कर दूं, इस 1 को उठा के यहाँ डाल दूं, इस 2 को उठा के ऊपर डाल दूं, तो ये फिर एक स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करके मैं एक स्क्वायर कैसे बना सकता हूँ और सीढ़ियों के सहारे हम लोग मैथमेटिक्स कैसे सीख सकते हैं, यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। अब मैंने क्या किया है, उस ब्रिक्स के पैटर्न से मैं अभी तक स्क्वायर बना रहे थे, अब हम लोग रेक्टेंगुलर बना रहे हैं। रेक्टेंगल कैसे बना रहे हैं, इस बार हमारे पास 3 इसमें 2 और 1 करके है, तो एक ज्यादा करके, क्योंकि हमारे पास यदि इसकी हमें हाइट में चेंज नहीं करना है, इसकी जो ब्रेड्थ मान लीजिए यदि इसकी ब्रेड्थ 2 है तो ब्रेड्थ में हमको चेंज नहीं करना, ब्रेड्थ हमें 2 ही रखना है और कंप्लीट करना है लेयर को। तो लेयर कंप्लीट कब होगा, जब मैं 3 और पीले कलर का मैंने डाल के दिखाया है, ये 3 हमने और डाल दिए। तो अब हमारे पास ये जो रेक्टेंगल बन गया, इस रेक्टेंगल में कितने ईंट लगे वो हम बताने के लिए रेक्टेंगल का एरिया 3 × 2 = 6। ये हमारे पास लाल वाला ओरिजिनल था, हम देख पा रहे हैं इसकी विड्थ है 3। अब इस विड्थ 3 को पूरा करने के लिए विड्थ हमारा फिक्स रहेगा। अब हम कितना इसमें डालें कि ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाए, तो हमें इसको पूरा करने के लिए 4/3 का एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाइट हमें विड्थ हमें चेंज नहीं करना, तो 3 ही रहेगा। तो इसको यदि हमें कंप्लीट करना हो, एक रेक्टेंगल बनाना हो, आप देख पा रहे हैं तो मैंने पीले वाले कलर का ईंट डाल के एक नया रेक्टेंगुलर शेप बना दिया। वो रेक्टेंगुलर शेप में 4 × 3 = 12 ब्रिक्स की जरूरत हुई, और कितने ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी वो निकालने के लिए लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो आपने एक सीढ़ी के सहारे से ट्रायंगल सिखाया, ट्रायंगुलर नंबर सिखाया, ट्रायंगुलर नंबर की हिस्ट्री आप सिखा सकते हैं। स्क्वायर नंबर के बाद हमने बात किया है कैसे हम उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। यहाँ पर आपको मैंने शेप दिखाया है, देखिए इस शेप में क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक सीढ़ी है, तो आप उस सीढ़ी पे कैसे चढ़ सकते हैं। आपने एक कदम पैर उठाया और आप सीढ़ी पे चढ़ गए, ये मैंने सीढ़ी का पैर बनाया है। ये आपने एक बार कदम उठाया और आप सीढ़ी पे चढ़ गए। तो एक स्टेप चढ़ने के लिए यदि आपकी सीढ़ी में सिर्फ एक स्टेप है, तो आपको एक स्टेप चढ़ने के लिए एक तरीका है। अब हमारे पास 2 स्टेप का सीढ़ी है, ये देखिए 2 स्टेप का सीढ़ी है।
इसको आप कैसे चढ़ सकते हैं, चाहे तो एक बार में एक एक, यहाँ पर मैंने लिखा है 1 1, या आपका मन करे तो एक बार में पैर उठाइए और 2 सीढ़ी पे चढ़ जाइए 2, तो 2। इसका मतलब यदि आपके पास सीढ़ी की संख्या 2 है तो आप 2 तरह से चढ़ सकते हैं। अब आप सीढ़ी को बढ़ाइए 3, मैंने यहाँ नीचे 3 रखा है। अब आप कैसे चढ़ेंगे, 1 1 1 1 1 1। अब आपका मन कर रहा हो तो आप ऐसे भी चढ़िए, एक बार में 2 पैर, एक बार 2 सीढ़ी पे चढ़ लीजिए, फिर 1 सीढ़ी पे चढ़िए, या फिर 1 सीढ़ी पे चढ़िए फिर 2 सीढ़ी पे चढ़िए। तो इस तरह से आप जो टोटल तरीके से 3 सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं वो है 3। अब आपके पास 4 सीढ़ी है। अब देखिए 4 सीढ़ी पे कैसे चढ़ेंगे, यहाँ देखिए इस वाले फिगर में 1 1 1 1। ठीक है, दूसरी बार आप कैसे चढ़ सकते हैं, एक बार आपने 2 सीढ़ी पे चढ़ लिया 2, फिर एक एक करके सीढ़ी पे चढ़िए 1 1, या फिर दोनों पार 2 2 सीढ़ी चढ़ जाइए। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग स्टेप दिखाया, इसमें देखिए 2 और 2, 2 बार में आपने 4 सीढ़ी चढ़ लिया, या फिर एक बार 2 सीढ़ी चढ़िए फिर 1 फिर 1, तो आपने 4 सीढ़ी चढ़ लिया। 1 सीढ़ी पे चढ़िए फिर 1 सीढ़ी पे चढ़िए फिर 2 सीढ़ी पे चढ़िए फिर 4 पे चढ़ गए, या पहली बार 1 सीढ़ी चढ़े फिर 2 सीढ़ी चढ़ गए फिर 1 सीढ़ी, तो आप 5 तरीके से चढ़ पाएंगे। ऐसे ही यदि 5 सीढ़ी हो तो 8 तरीके से चढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ऊपर पे जो टेबल बनाया, इस टेबल को ध्यान से देखिए, जो आपका राइट साइड में नंबर है वो है 1 2 3 5 8। तो राइट साइड में जो सीढ़ियों के चढ़ने का जो नंबर है वो है 1 2 3 5 और 8। अब आप क्या देख पा रहे हैं, ये सारे नंबर फिबोनाची सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप सीढ़ियों के चढ़ने से फिबोनाची नंबर पैटर्न पे आ जाइए। तो आपने सीढ़ी से के अलग अलग स्टेज पे रख के ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर सिखाया, आप इसके फिबोनाची पैटर्न पे आ गए। अब आप लेफ्ट में जाइए, लेफ्ट में जो मैंने ये तरीका लिखा है इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में पार्टीशन नंबर थ्योरी। रामानुजन और हार्डी ने पार्टीशन नंबर के ऊपर पे जबरदस्त काम किया कि आप 3 को कितने तरीके से लिख सकेंगे। तो पार्टीशन ऑफ 3 हो गया 4, 1 1 1 1 2 2 1 और 3। यदि आपको पार्टीशन ऑफ 4 निकालना हो तो पार्टीशन ऑफ 4 6 होगा। तो आपका यदि मैं 5 सीढ़ी की बात करूं तो 5 सीढ़ी से आपने बच्चों को पार्टीशन नंबर सिखाया। पार्टीशन नंबर में क्या होता है कि एक नंबर को आप 2 को कैसे लिखेंगे, 1 + 1 2 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। 3 को कैसे लिखेंगे, 1 + 1 + 1 1 + 2 2 + 1। 4 को कैसे लिखेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 + 2 2 + 2 2 + 1 + 1 1 + 2 + 1। तो आपने देखा कि एक सीढ़ी की मदद से आप बच्चे को ट्रायंगुलर नंबर सिखा सकते हैं, स्क्वायर नंबर सिखा सकते हैं, रेक्टेंगल के पूरा पेरीमीटर से की बात करिए, और उसकी हिस्ट्री में यदि आप जाना चाहें तो ट्रायंगुलर ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नंबर को हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं फिगरेटिव नंबर, क्योंकि ये सारे नंबर्स एक फिगर को ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फिगरेटिव नंबर के बारे में यदि आप पढ़ें तो इन सारे फिगरेटिव नंबर देने का यदि किसी बंदे को श्रेय है तो उसका नाम है पाइथागोरस। अब मैं फिर वापस चलता हूं। पाइथागोरस, हम लोग कहते हैं कि इंडिया हैज डिस्कवर्ड पाइथागोरियन थ्योरम इन वैदिक ईरा। शुल्बसूत्रा 8 मैथमेटिशियन हुआ करते थे वैदिक काल में, और 8 ने अलग अलग शुल्बसूत्रा लिखा। शुल्ब मतलब, शुल्ब का संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है रस्सी। तो रस्सी का मैथमेटिक्स, शुल्बसूत्रा मैथमेटिक्स ऑफ रोप। रस्सी के सहारे उस जमाने में वैदिक जो यज्ञ की वेदी बनती थी उसके मैथमेटिक्स के ऊपर पे जो 2-3 मैथमेटिशियन थे, चाहे वो मानव हो या फिर बौधायन हो या अपस्तंभा हो, इन सारे मैथमेटिशियन ने
आज से लगभग 3000 साल पहले पाइथागोरस थ्योरम को ढूंढ लिया। तो जब चीजें हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमें मोहर चाहिए ग्रीक की, क्योंकि जब तक पाइथागोरस ने नहीं ढूंढा, हमने पाइथागोरस के नंबर्स को हम लोग जानते थे। बौधायन में, यदि आप बौधायन पढ़ें, एक बुक आती है, यदि कभी आपको मौका मिले, एक बुक है चार सुल्ब सूत्रा। तो चार सुल्ब सूत्रा हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी सुल्ब सूत्रा करके बुक आती है। नरोत्तम पुरुषार्थी मेरे ख्याल से उनके लेखक हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुलकर्णी, सॉरी, नरेंद्र कुलकर्णी। तो उनकी जो बुक है वो आप पढ़िए। उस समय में 3000 साल पहले लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पता था। इंडियन न्यूमरल 0 के बारे में इंडिया ने ढूंढा 200 BC में पिंगल ने। लेकिन जब तक 1220 में 1220 में फिबोनाची ने अपनी बुक के द्वारा वेस्टर्न वर्ल्ड को प्रचार नहीं किया, तब तक हमारा 0 बाहर गया नहीं। इंडिया ने 14th सेंचुरी में कैलकुलस के बारे में, 11th सेंचुरी में भास्कराचार्य ने कैलकुलस के बारे में गणना कर दी। 14th सेंचुरी में माधव ने बात करी, टेलर थ्योरम 7 की बात माधव ने, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिशियन ने बहुत जबरदस्त बात की। लेकिन इन सबको मोहर लगने के लिए विदेशों की जरूरत पड़ती है। तो मैं आप लोगों से बस जो 2 रिक्वेस्ट करने आया हूं, वो ये कि आप लोग कोशिश करिए। कोलैबोरेटिव एफर्ट की मैं बात कर रहा था, हमारे यहाँ कोलैबोरेशन नहीं रहा। हमारी चीजों को, इंडियन अलजेब्रा को मैं 5 मिनट में, चूंकि मेरा 4:15 से दूसरा सेशन है, तो 5 मिनट में इसको खत्म करूंगा। मैं अब इस स्लाइड को बंद करता हूं और आप लोगों से 5 मिनट बात भी करूंगा। मैं एक दूसरी स्लाइड के साथ आपको एक सेकंड रुकिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपकी तरफ? हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा फ्रीज हो गया है, सुबह से चल ही रहा है। हाँ, तो चलिए, जब तक ये सही नहीं होता तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि कैसे वेस्टर्न मैथमेटिशियन की जरूरत हमें पड़ती है, ये बताने के लिए कि आप कितने महान हो। तो आप लोगों के साथ जो मेरा अनुरोध है, बस वो ये है कि हम लोग एक दूसरे का, जिस कोलैबोरेशन की मैं बात कर रहा था, उस कोलैबोरेशन की, कि हम लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव रूप में काम करें। तो जब तक हम लोग कोलैबोरेटिव रूप में काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ हो नहीं सकता। हम लोगों को चाहिए कि हमारा जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, हम लोग उस लोकल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स को प्रचार प्रसार करें। जब मैं बात कर रहा था आपके साथ डॉक्टर दिलीप शर्मा की, और मैं कल असमिया मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहा था, तो असमिया मैथमेटिक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो जब मैं बात कर रहा था कि लीलावती का ट्रांसलेशन हिंदी में, अंग्रेजी में, पर्शियन भाषा में हुआ और असमिया भाषा में भी हुआ, ये आपने देखा। और दुनिया की जो सबसे पुरानी किताब है जिसकी मैं बात कर रहा था, उस किताब में जो सबसे इंपॉर्टेंट पजल है, जिसको हम कहते हैं दुनिया की सबसे पुरानी मैथमेटिकल पजल, उस मैथमेटिकल पजल के बारे में
यदि किसी ने बात किया है तो 13वीं सेंचुरी में असमिया में भी उस पजल की बात हुई है। मैं चूंकि अभी कुछ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, तो मैंने उस असमिया लैंग्वेज के ऊपर पे काफी सारा लिखा था मैथमेटिकल पोएम, जो क्योंकि मेरा ये फ्रीज हो गया है और कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि ये लगभग 13-14 घंटे से लैपटॉप ऑन ही है मॉर्निंग के। तो आप लोगों के साथ मैं यही विदा चाहूंगा। बस आप लोगों से एक बार बात कर लूं। मैं आप लोगों में से किसी को देख तो नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे स्क्रीन में फ्रीजिंग हो गया है। तो एक बार राजीव जी, एक बार आप आ जाइए तो हम लोग बात कर लें। हाँ, तो अंतिम चीज जो मैं आपसे एक बार शेयर कर लूं, मैं बात कर रहा था जो कोलैबोरेशन की। हमारे यहाँ लोग कोलैबोरेट इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर में एक थोड़ा सा डर सा होता है। डर किस बात का? कि हमारी चीजों को कोई चोरी ना कर ले। मुझे 3-4 दिन पहले याद है, किसी मैथमेटिशियन ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कुछ छत्तीसगढ़ के थे, कुछ चीजें ढूंढी थी, उनको डर था। वो मुझसे बहुत कुछ शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि मैंने जो चीज है उसका अभी तक पेटेंट कराया है और पेटेंट होके नहीं आया है, तब तक मैं अपना चीज दूसरे को ना बताऊं। तो मैं जो आप लोगों के साथ अंतिम बात ये कर रहा हूँ कि हम लोगों के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट होनी चाहिए। जैसे ही राजीव ने मुझे कहा कि आपको हमारे साथ कुछ बातों पे चर्चा करनी है, तो मैंने कहा कि चलो, तो मैं आप लोगों के पास आ गया। तो आप लोग इजीली एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहें, ये बहुत जरूरी है। पिछले 25 साल में रामानुजन क्लब के तरफ से हम लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया कि देश के अलग अलग लोगों को जोड़ पाए। मैं राजीव से कहूंगा कि एक बार यदि आप लोग अपने यहाँ चाहें तो रामानुजन क्लब का स्टार्ट कर सकते हैं। हम कुछ इस तरह का यदि स्टेट लेवल का कन्वेंशन यदि करना चाहें, आप लोगों को कुछ इस तरह का सपोर्ट मिल गया तो कन्वेंशन के लिए जिस तरह की जरूरत होगी वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लॉजिस्टिक मतलब आप लोग मॉनिटरी, चूंकि हम लोग किसी से पैसे लेते नहीं हैं इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। जब भी जैसे ही रामानुजन क्लब का मुहर लग गया, उसके पीछे पैसे वाला मामला नीचे दब जाता है, तो वो सारी तिजोरी में रहेगी आपके पैसे का। तो यदि आप लोग निस्वार्थ भाव से काम करने के इच्छुक हैं तो मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूं कि हम लोगों के साथ जुड़िए और हम लोग इस तरह का कुछ ना कुछ अच्छा काम कर पाए। तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी कि हम लोग मैथमेटिक्स को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं होगा मैथमेटिक्स का, तब तक मैथमेटिक्स फ्लोरिश नहीं होगा। क्योंकि आपको जो आता है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स को अपनी बपौती संपत्ति मान रखा है कि मुझे जो आता है ये ट्यूशन में भी क्या होता है कि अच्छा मैंने ये पढ़ाया ना, ये तुम दूसरे बच्चे को मत दिखा देना, वो सीख जाएगा, ये मेरा वाला नोट्स है, मेरे कोचिंग का नोट्स है। तो ये जब तक मेरा और तेरा वाली स्थिति रहेगी तब तक हम लोग मैथमेटिक्स के साथ कुछ जस्टिस नहीं कर पा रहे। मैं एक स्लाइड कोशिश कर रहा हूँ वो दिखाऊं, फिर हम लोग चाहेंगे कि राजीव कार्रवाई को समाप्त करने का परमिशन दे, क्योंकि मेरा अगला एक सेकेंड खुल गया। हेलो सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बस मैम 2 मिनट में आपका लूंगा, ज्यादा उसके बाद मैं आपको आप लोगों से ही बात करूंगा। जी ओके सर, ओके सर। हाँ, तो क्योंकि आप लोगों से मिलने का मौका फिर कब मिले ये पता नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो डर है हम लोगों के अंदर, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर मैंने एक स्लाइड में एक श्लोक शेयर किया है। उसका मतलब देखिए कि मंद बुद्धि के लोग अंक गणित मतलब अर्थमेटिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जिसके पास ज्यादा दिमाग होता है वो लोग अलजेब्रा से मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं।
तो मैं लास्ट जिस स्लाइड की बात कर रहा था वो ये रहा, ये स्लाइड। यहाँ पर मैंने 4 इमेजेस रखे हैं। ये आप लोग जानते होंगे, ये हैं इब्रेस्ट गोलोइस, जिनके नाम पे गैलोइस थ्योरी है मैथमेटिक्स में। और इनकी स्टोरी आपको पता है कि मरने के एक दिन पहले इन्होंने जेल में गैलोइस थ्योरी लिख दी, जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं, क्योंकि इसको पता था कि मुझे अगले दिन लड़ाई कर लड़ना है और जो मेरा अपोनेंट है वो मुझे जान से मार देगा। तो इसने पूरी रात जेल में बैठ के मैथमेटिक्स की एक बुक लिख दी, जो बाद में हम लोग गैलोइस थ्योरी के रूप में जानते। जो डर की मैं बात कर रहा था, ये है एक तरत गालिया जिन्होंने तोप का आविष्कार किया। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और तरत गालिया ने क्यूबिक रूट्स निकालने का और बाइक्वाड्रिक रूट निकालने का फॉर्मूला ढूंढा, और वो फॉर्मूला उस समय किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो इनके एक दोस्त थे कार्डेनो ने कहा यार मुझे भी समझा दो। तो तरत गालिया ने वो फॉर्मूला कार्डेनो को समझा दिया और प्रॉमिस दिया कि तुम इस फॉर्मूला को किसी को बताओगे नहीं। लेकिन हुआ उल्टा कि 2-4 साल के बाद कार्डेनो ने उस फॉर्मूला को अपने नाम से एक किताब लिखी, आर्टिस्ट मैग्ने आर्ट मैग्ना करके किताब लिखी। उस किताब में उस फॉर्मूला को अपना बता के छाप दिया। तो हम लोग जिस बात से डरते हैं वो इसी बात से डरते हैं कि हम लोग बच्चों को कहते हैं ये वाला जो मैथमेटिक्स का मैंने जो आज बताया ये फॉर्मूला किसी को मत बताना, नहीं तो वो चोरी कर लेगा, वो ज्यादा सीख लेगा। हम लोग अपने बच्चों के अंदर भी यही भावना भरते हैं कि ये वाला चीज तुम दूसरे को मत बताना। तो मैथमेटिक्स तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम लोगों की मुझे जो भी आता है वो सब कुछ आपको आता है, आपको जो कुछ भी आता है वो हमें आता है। इसी ध्येय के साथ हम लोग 25 साल से रामानुजन क्लब में काम कर रहे हैं कि मेरे पास जो है वो मेरी नहीं है। रामानुजन ने अपनी सारी चीजें अपने पास छिपा के रखी होती तो आज दुनिया को पता ही नहीं होता कि रामानुजन क्या है। और लास्ट लाइन, दिलीप कुमार शर्मा जो आपके असम के मैथमेटिशियन थे जिनको 2018 में नेशनल अवार्ड मिला, उनकी बुक पढ़िए। असमिया में उन्होंने बड़ी खूबसूरत सब बुक लिखी है सारे मैथमेटिशियन पे, युग दृष्टा रामानुजन, यूक्लिड और ज्यामिति। तो ये सारी बुक उन्होंने मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स को असमिया भाषा में पॉपुलराइज करने के लिए किया। हम लोगों का जब तक कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं होगा, जो मैं बात कर रहा था डॉक्टर ज्योति प्रसाद मेंधी की, कि उन्होंने 2 किताबें असमिया में लिखी और वो दोनों किताब उनके मरने तक बिकी नहीं मार्केट में, और मरने के बाद उनके घर से 400 किताबें मिली। बाद में उसको क्या किया गया ये मैं नहीं जानता। तो जब तक हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके ऊपर नहीं उठाएंगे, पैर खींचने वाली जो आदत है वो बंद नहीं करेंगे, ये हम लोग मैथमेटिक्स का भला नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ राजीव को मैं कहूंगा कि यदि आप लोग चाहें तो एक रामानुजन क्लब अपने यहाँ खोल सकते हैं। जिस तरह की सहायता की जरूरत होगी, डॉक्टर चंद्रमौली जोशी हमारे साथ हैं, हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप सबका धन्यवाद, मुझे 1 घंटा आप लोगों ने झेल लिया। थैंक यू। बहुत अच्छा सर। थैंक यू राजेश ठाकुर सर। अगर এতিয়া যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে ঠাকুৰ ছাৰক সুধিব লগা, then আপোনালোকে সুধিব পাৰে। If anyone have any question want to ask Dr. Thakur, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट दूंगा क्योंकि मैंने 4 बजे वाले को 4:30 का मैसेज रखा है। मेरा एक दूसरा राजेश सर। जी मुकुल जी नमस्कार। राजेश सर। हाँ जी ठाकुर सर, बहुत धन्यवाद आपको, इतना सारा हम लोग को नॉलेज दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। और मेरा गर्व ये होता है कि जब मैं इंडिया का हूँ, इसलिए जब हमारा जो मुनि था ना, वो सुलभ शास्त्रकार था, जो बोधान काटन इतना मुनि था, उन लोग ने जो किया था पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, ये इंडिया में पाइथागोरस के पहले कम से कम 300 साल पहले किया था। नहीं 3000 साल पहले। हाँ 1000 साल पहले जीरो की खोज इंडिया में 200 BC में हो गई। पिंगल ने आचार्य पिंगल ने कर दिया।
और ये बहुत गर्व का बात है, इसलिए हम लोग ने एक्चुअली रुकना नहीं चाहिए। हम लोग इंडिया का सारा एक्चुअली मुकुल जी, टैलेंट है, मैं हम लोग आगे बस बढ़ना एक चाहिए। चीज ये आपको मैसेज कहूंगा, आपको सुनने के। मेरा एक लेक्चर था आईआईटी कानपुर में, तो मैंने हाँ, आईआईटी कानपुर में एक चीज बोली, मैंने कहा जब तक कानपुर में लेदर उद्योग बड़ा फेमस है, कानपुर के जूते बड़े फेमस है, लेकिन कानपुर में जो जूते बनाने वाला मोची है, कॉबलर, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। जूता वो बनाता है एडिडास उस पे और रेड टेप उस पे मोहर लगाएगा और वो जूता 5,000 रुपये में बिक जाएगा, उसका जूता कोई 200 रुपये में नहीं खरीदेगा। तो जब तक हम लोग का कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं होगा, वो जूते मोची के पास ही रह जाएगा। जैसे डॉक्टर ज्योति प्रसाद मेहनी की किताबें गणित और आदि कथा उनके पास ही रह गई। यस सर। और हम लोग में एसामिस में सर बहुत सारा रिजल्ट है प्रभाव से, जो हम लोग खाता बहुत थोड़ा सा मैं आपको म्यूट कर अनीता मैडम, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। अनीता मैम म्यूट करो। जी जी हाँ, दूसरे जिसको कुछ पूछना हो तो थोड़ा सा आ जाए। सर नमस्ते सर, मैं एंजल बॉडलो बोल रही हूँ सर। मुझे कैमरा ऑन कर ले तो हम लोग वर्चुअल में भी फेस टू, हाँ लिटरली सर, जी हाँ सर, मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई। जी मैम, बात करें। सर मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ कि सर आपने हमारे असम के साथ आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है सर, लिटरली सर बहुत अच्छा लगा मुझे सर। जिस तरह से आपने मैथ्स को सर आपने हमारे बिहू डांस के साथ मिला के हमें जो समझाने की कोशिश की है सर, थैंक यू वेरी मच। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम इस तरह भी मैथ्स पढ़ा सकते हैं छोटे बच्चे को या फिर बड़े बच्चे को। लिटरली सर आई एम वेरी थैंकफुल सर। इस तरह से मैं कम से कम डांस के ऊपर पे 3 घंटा बोल सकता हूँ, मैथमेटिक्स और डांस के ऊपर पे, लेकिन ये के ऊपर पे ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। वो भी चूंकि राजीव ने रात में लिखा कि असम को आप सिर्फ ब्रह्मपुत्रा से मत जोड़िए, बिहू के साथ जोड़िए, तो मैंने कहा चला छोड़िए, मैं बिहू के साथ थोड़ा सा कोलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। मेरी आर्टिकल में मैं बिहू भी डाल दूंगा। नहीं सर, आपने जो कुछ डाला सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। जो आपने सर कोलैबोरेशन और हमारे खुद के लैंग्वेज बुक्स को जो सर आपने प्रमोट करने के लिए कहा, थैंक यू वेरी मच सर। हम बहुत प्रोत्साहित हुए हैं सर, बहुत अच्छा लगा सर। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ बस स्पिरिट बनाए रखिएगा, घर जाने के बाद भूल मत जाइएगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब तो कल जाना ही है सर हमें सबको। सो हम पूरी जोर से आपने जो कहा है पुरजोर से हम इसे आगे बढ़ाएंगे सर। और फ्यूचर में भी अपना प्रोफेशनल जर्नी जी सर क्या कहते हैं एयरफोर्स स्टेशन से स्टार्ट किया था। मुझे एयरफोर्स गुवाहाटी के तरफ से बुलाया गया था 2014 में अच्छा सर लेक्चर के लिए। तो मैं 4 दिन एयरफोर्स में रुका था जी सर। और फिर मैंने वहां पर लगभग 300 या 400 लोगों को के साथ मैं 4 दिन तक लगभग 30 या 32 घंटे तक मैंने उन लोगों के साथ मैथमेटिक्स का सेशन लिया। रियली के साथ मेरा थोड़ा सा पुराना रिश्ता रहा है। मेरे ट्यूटर भी हैं, एजुजीनी करके चलाते हैं, दिनेश लाहौटी जी सर। डॉक्टर राजेश जी, ओके थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर राजेश जी, आफ्टर कोविड पीरियड वी विल कॉल यू फिजिकली टू द असम अगेन। सर आप अपने आप को थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लें तो मैं आपको देख लूं तो हम लोग बात कर पाएंगे। जी सर। हेलो जी सर। हेलो सर, আৰু কোনোবাই কিবা প্ৰশ্ন সুধিবনে ছাৰক? কিবা প্ৰশ্ন সুধিব লগা আছে? কাইণ্ডলি আপোনালোকে সুধিব পাৰে। ఇబ్బందికరంగా ప్రవర్తించాడని ఒకసారి లైంగిక వేధింపులకు సైతం పాల్పడ్డాడని थोड़ा सा साउंड कर ले, मुझे आपकी बात समझ में बांग्ला तो मैं मैडम अपना साउंड क्लियर हुआ नहीं। मैडम अपना साउंड क्लियर हुआ नहीं। గమనించాలనుకున్నప్పటికీ తన భవిష్యత్తు నాశనం అవుతుందని స్నేహితులు కుటుంబ సభ్యులు వెలువరించారని తెలిసింది। వారి ఆరోపణలను ఖండించిన దర్శకుడు राजीव जी कुछ कह रही हैं, बता दीजिए आप मुझे। सुनाई नहीं दे रहा है, इको हो रहा है। नहीं दे रहा है, उनको थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। किसी को कुछ पूछना हो या कुछ जानना हो तो आप बात करें, नहीं तो हम लोग
एक दूसरे को धन्यवाद करते हुए विदा ले सकते हैं। यदि किसी को कुछ पूछना हो या कुछ रामानुजन क्लब या मेरे बारे में कुछ जानना हो तो आप लोगों का स्वागत है। मानसी मैम आपका साउंड इको हो रहा है, थोड़ा आप प्लेस थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, प्लेस चेंज करने से शायद हो जाएगा। हाँ मानुषी मैम बोलें आप बोलिए। नमस्कार। है मैम बोलिए। सुनाई दे रहा है सबको? मैम नहीं, मैं हिंदी में बोलूंगी। अच्छा ठीक है जी हाँ मैम बोलिए। आज ये अवसर मिला है मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने को आपको। तो ये है माननीय मुख्य अतिथि है हमारे और प्रवक्ता है डॉक्टर राजेश ठाकुर जी, हमारे डीओ मैडम गोगोई भूया मैम और समग्र शिक्षा अभियान के कार्यकर्ता अधिकारी जो है, और हमारे जो SCRT राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद असम के जो अधिकारीगण है, और हमारे हेलो ठाकुर सर। हेलो मानसी मैम का नेटवर्क का इशू है तो राजीव जी आप बोल दीजिए। मानसी मैम का नेटवर्क जो है बैंडविड्थ लो है। और आयोजक जो और मेरे माननीय शिक्षक एवं सहकर्मी जो है यहाँ, तो इस कोविड-19 महामारी के जो इस कारण जो हम इस शिक्षा क्षेत्र में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की सहायता और माध्यम से जो हम छात्र छात्राओं से जुड़ रहे हैं, तो ये और शिक्षा प्रदान करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो इस स्थिति में इस वेबिनार के जरिए हमने बहुत नया कुछ सीखा और चाहते हैं जो नेक्स्ट सेशन एक ऐसा हो सर जहाँ पे हम लोग और जॉयफुल लर्निंग के नए तरीके और भी कुछ हम लोग सीख पाए। और हम लोग आशा रखते हैं हम लोग आपसे मतलब जुड़े रहेंगे हम, और आपसे हम लोग और कुछ और नया चीज आप शेयर करेंगे, बांटेंगे, जो हम लोग शिक्षकों के गण हम लोग उससे उत्साहित होंगे। लोगों की बारी है, मैं आप लोगों से कुछ सीखना चाहूंगा। ठाकुर सर सही जी तो सीखने सिखाने की तरीका है सर, ताकि जहाँ के हम आप जैसे आपने। हेलो ठाकुर सर। हाँ बोलिए कौन? मैं गोस्वामी बोल रहा हूँ, मुकुल गोस्वामी। सर रामानुजन के बाद तो कोई मैथमेटिशियन नहीं निकला ऐसा इतना बड़ा। बहुत निकले रामानुजन, अब वो स्टार बन गए, लेकिन रामानुजन के बारे में आप देखिए, रामानुजन 1920 में मरे और ये साल रामानुजन के डेथ एनिवर्सरी का 100वां साल है, 100th डेथ एनिवर्सरी ईयर है। मेरा सवाल यह है कि रामानुजन बहुत गरीब था, क्या मैथमेटिशियन होने के लिए क्या गरीब होना जरूरी है क्या सर? क्या मेरा सवाल है, गरीब होना जरूरी है क्या? नहीं कोई गरीब होना जरूरी नहीं है होने के लिए। रामानुजन तो बहुत गरीब था ना। इंडिया के ही थे, जयपुर से ताल्लुक रखते हैं, उनके पूरा फैमिली, उनको फील्ड मेडल मिला। इसके बाद आपके अक्षय वेंकटेश को 2018 में फील्ड मेडल मिला, वो भी इंडियन थे, राजस्थान से हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप को गरीब होने की जरूरत है। ये चक्कर हमारे यहाँ क्या है, हमने सेगमेंटेशन बहुत ज्यादा कर रखा है। एक दूसरे को बढ़ने के पीछे 5 लोग खड़े होते हैं, उसका पैर खींच के उसको नीचे गिराने के लिए, उसके कंधे पे चढ़ के कूदने के लिए। तो जब तक सपोर्ट बन के अब आप रामानुजन की आपने बात की, यदि हार्डी ने अपना पूरा रिसर्च करियर बर्बाद कर दिया उसको आगे बढ़ाने के लिए, हम लोग क्या, यदि हमारे यहाँ यदि हमारा बेटा ना हो तो क्या हम लोग इस तरह का काम करेंगे? अपनी लाइफ बर्बाद G.H. हार्डी ने कर दी। आइजक बैरो जो थे, आइजक न्यूटन के टीचर, उन्होंने अपनी लाइफ उन्होंने छोड़ दी नौकरी कि आइजक न्यूटन को नौकरी मिल जाए। न्यूटन इतना गरीब हो गया था बीच में, जब उनकी बुक आ रही थी प्रिंसिपिया, तो प्रिंसिपिया बुक छपाने के लिए पैसे नहीं थे, एडमंड हेली ने पैसे दिए। तो जब तक सपोर्ट और कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हर जगह पे सपोर्ट चाहिए। न्यूटन इतना महान नहीं बन गया। और गरीब होना और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं होता,
आप आइंस्टाइन के बारे में पढ़िए। आइंस्टाइन को जिस दिन जी हाँ बोलिए, हाँ कुछ बोलिए जी सर। हेलो सर थोड़ा सा माइक सामने रख लें। আৰু কোনোবাই কিবা প্ৰশ্ন সুধিবনে? কিবা প্ৰশ্ন আছে? Anyone have any other question to ask? Sir, you want to ask some question? If anyone is having any question, you can raise your hand or you can put it in the text box. I will just be answering the same. Actually, Thakur sir, I think no one have any other question. Okay, और no किसी का कोई problem. question शायद नहीं है। ये बहुत खतरनाक चीज है। Everyone should have the question. हाँ? ये क्वेश्चन नहीं पूछना और नहीं पूछने की वजह से we are dominant enough, हम लोग बच्चों को भी क्वेश्चन पूछने का परमिशन नहीं देते। चलिए आप सबका धन्यवाद। कुलदीप आप कुछ पूछने चाहते हैं? कुलदीप हेलो अंकल साहब कुछ पूछना है? दीपांजलि वैश्या ने हाथ खड़ा किया है। दीपांजलि हेलो हाँ कुलदीप जी। कुलदीप सर आप कुछ बोलिए। कुलदीप सर आप बोलिए। আচ্ছা সকলো শিক্ষাগুৰুসকললৈ আমাৰ যিনা আজি জইন কৰি তেওঁলোকক সকলোকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো। আৰু লগতে আপোনালোকে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবিনাৰ হোৱাটো দৰকাৰ। ধৰক এতিয়া পোষ্ট কোভিডৰ পাছত অলৰেডি ইমান দিন স্কুল হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ মেথমেটিক্সটো বা গণিতৰ সেইখিনি আকৌ কেনেকৈ আমি ৰিট্ৰিভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতো আমি কেনেদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিব, তাৰ ওপৰত আমাৰ সেই গ্ৰুপবোৰত আমাক আলোচনা কৰিবলৈ মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো। আৰু লগতে যিখন ফিডবেক ফৰ্ম দিয়া হৈছে সেইখন সোনকালে ফিল আপ কৰক, কাৰণ ডেইলি 100 জনক আৰু মানুহে এখন ই চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবিনাৰ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিব লাগে, যিহেতু আপোনালোক সকলো আমাৰ মেম্বাৰ সকলো আমি একেলগে কাম কৰি যাম, গতিকে সকলোৱে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰে। আপোনালোকৰ নিজে ইনিচিয়েটিভ লৈ পিনি কামখিনি আমি আগুৱাই দিব লাগিব। ধন্যবাদ।